आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में सोमवार 22 जून 2020 का प्रदेश स्तरीय ऑडियो बुलेटिन। अब आप रीना सिंह से समाचार सुनिए। देश में कोरोना के संक्रमित मरीजों की तादाद का आंकड़ा 4 लाख के ऊपर पहुंच गया है। वर्तमान में यह आंकड़ा 4,26,197 पहुंच गया है। देश में कुल एक्टिव मरीजों की तादाद से लगभग 63,000 ज़्यादा ठीक होने वालों की तादाद हो गई है, जो कि राहत की बात मानी जा सकती है। देश में अब तक सक्रिय मरीजों की तादाद 1,74,967 एवं रिकवर्ड मरीजों की तादाद 2,37,472 है। जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 13,707 है। मध्य प्रदेश में कुल संक्रमित मरीजों की तादाद से लगभग 6,642 ज़्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में आंकड़ा 11,903 पहुंच गया है, जिसमें एक्टिव मरीजों की तादाद 2,373, रिकवर्ड मरीजों की तादाद 9,015 एवं जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 515 है। जिन जिलों में कोरोना के संक्रमित मरीजों की तादाद 200 से ज़्यादा है, उनमें इंदौर में 4,229 एक्टिव मरीज 947, भोपाल में 2,504 एक्टिव मरीज 695, उज्जैन में 829 एक्टिव मरीज 91, नीमच में 416 एक्टिव मरीज 32, बुरहानपुर में 389 एक्टिव मरीज 10, जबलपुर में 348 एक्टिव मरीजों की संख्या 65, खंडवा में 287 एक्टिव मरीजों की संख्या 13, ग्वालियर में कुल संक्रमित मरीज 286 एक्टिव मरीज 45, सागर में 286 एक्टिव मरीजों की संख्या 54, खरगोन में 258 एक्टिव मरीज 45 हैं। इसके अलावा देवास में अब भी मरीजों की तादाद 200 के ऊपर पहुंच गई है। देवास में कुल मरीजों की तादाद 205 एवं एक्टिव मरीजों की तादाद 62 है। प्रदेश में अलीराजपुर, उमरिया एवं मंडला में एक्टिव मरीजों की तादाद 0 है। 19 मार्च से बंद वन विहार आज 22 जून को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। वन विहार के खुलने के पहले दिन सुबह के पहले घंटे में 50 से अधिक लोग पहुंचे। वन विहार के खुलने के पहले दिन कई अधिकारियों समेत आईपीएस पवन जैन भी वन विहार पहुंचे और वन विहार की सैर साइकिलिंग से की। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान के संचालक ने बताया, अभी वर्तमान में वन विहार में भ्रमण हेतु सुबह 6:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक वन विभाग खुला रहेगा और वहीं टिकट लेने के लिए लोगों को 6:30 बजे से दोपहर 11:30 बजे तक तथा दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक टिकट मिल सकेगा। पर्यटकों को केवल ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से ही टिकट दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में चलने वाली गरीबों की पैसेंजर ट्रेनें बंद होने वाली हैं। इन्हीं ट्रेनों को एक्सप्रेस बना दिया जाएगा। घाटे की भरपाई के लिए अब केंद्र सरकार यह फैसला ले सकती है। उक्ताशय की जानकारी रेलवे के उच्च पदस्थ सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को दी। सूत्रों ने कहा कि यदि फैसला होता है तो भोपाल मंडल की 4 और रतलाम मंडल की 10 ट्रेनों पर असर पड़ सकता है। सूत्रों के मुताबिक रेलवे बोर्ड ऐसी सभी पैसेंजर ट्रेनें बंद कर सकता है जिसमें दिन में यात्रियों की संख्या हमेशा उपलब्ध सीट से ज़्यादा रहती है। इन पैसेंजर ट्रेनों को एक्सप्रेस में बदला जाएगा। इनके छोटे स्टॉपेज खत्म कर इन्हें एक्सप्रेस ट्रेन बनाकर प्रति व्यक्ति 60 रुपये किराया बढ़ाया जाएगा। देवाधिदेव महादेव भोलेनाथ की साधना को समर्पित पावन मास सावन अगले माह की 6 जुलाई से शुरू होगा। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार लंबे समय बाद जो योग बन रहे हैं वह पूरे महीने अच्छी बारिश के संकेत दे रहे हैं। बता दें कि 6 जुलाई सोमवार को से सावन माह शुरू होगा। वहीं 3 अगस्त को सावन मास का अंतिम दिन है और इसी दिन सोमवार को रक्षाबंधन का पर्व भी मनेगा। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो जरूर देखें। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव होने के बाद 24 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस जहां दगाबाजी को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं भाजपा ने दलित उपेक्षा को बड़ा मुद्दा बनाने के लिए कदम ताल तेज कर दी है। राज्य में आगामी समय में 24 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने वाले हैं। इनमें वे 22 सीटें शामिल हैं जहां वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, मगर इन विधायकों के इस्तीफा देने और भाजपा में शामिल होने के कारण कमलनाथ की सरकार गिर गई थी। वहीं हाल ही में हुए राज्यसभा के 3 सीटों के चुनाव में
2 पर भाजपा और 1 पर कांग्रेस जीती है। कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह और दलित नेता फूल सिंह बरैया को उम्मीदवार बनाया था, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह तो चुनाव जीत गए, मगर बरैया को हार का सामना करना पड़ा। वहीं भाजपा के 2 उम्मीदवार पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी को जीत मिली है। भारत सरकार संचार मंत्रालय दूरसंचार विभाग के निर्देशानुसार राज्य में नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन की निगरानी एवं मूल्यांकन के लिए राज्य शासन द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में ब्रॉडबैंड समिति का गठन किया है। यह समिति स्थायी स्वरूप की होगी। समिति प्रदेश में नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए गवर्निंग काउंसिल या स्टीयरिंग कमेटी के अनुरोध पर आवश्यक सुझाव एवं सहयोग प्रदान करेगी। समिति गवर्निंग काउंसिल या स्टीयरिंग कमेटी द्वारा जारी दिशा निर्देशों के क्रियान्वयन में राज्य के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए ब्रॉडबैंड सेवा के विस्तार, ब्रॉडबैंड रेडीनेस के समस्त विषयों पर कार्य एवं राज्य में अभियान के क्रियान्वयन की निगरानी एवं मूल्यांकन करेगी। समिति प्रत्येक 3 माह में बैठक का आयोजन एवं आवश्यकतानुसार बैठक में विभागों के अधिकारी एवं विशेषज्ञ को बैठक में आमंत्रित करेगी। समिति में मुख्य सचिव अथवा सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, प्रमुख सचिव अथवा सचिव नगरीय विकास अथवा आवास, प्रमुख सचिव अथवा सचिव वन, प्रमुख सचिव अथवा सचिव पर्यावरण, प्रमुख सचिव अथवा सचिव लोक निर्माण, प्रमुख सचिव अथवा सचिव राजस्व, सलाहकार अथवा वरिष्ठ उप महानिदेशक दूरसंचार विभाग समिति में सदस्य सचिव होंगे। मुख्य महाप्रबंधक भारत संचार निगम लिमिटेड, मुख्य महाप्रबंधक भारत ब्रॉडबैंड निगम लिमिटेड, रामकृष्ण पी सेल्युलर ऑपरेशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया प्रतिनिधि और TR दुवा महानिदेशक टावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन प्रतिनिधि विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे। प्रदेश में संभवतः इंदौर ऐसा पहला शहर है जहां आम लोग अपना एंटीबॉडी टेस्ट करवा सकेंगे। ICMR से अनुमति मिलने के बाद अरबिंदो मेडिकल कॉलेज में इस टेस्ट को शुरू किया गया है। पहले उन लोगों का टेस्ट किया जाएगा जो कोविड पॉजिटिव मरीजों के मध्य काम कर रहे थे। इस टेस्ट से पता लग सकेगा कि संबंधित व्यक्ति को कोरोना है अथवा नहीं, पूर्व में कभी हुआ था या नहीं। अरबिंदो मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर विनोद भंडारी के अनुसार यह 4th जनरेशन स्टैंडर्ड टेस्ट है। इस टेस्ट के लिए ICMR से अनुमति मिली है। इस टेस्ट से परिणाम का पता मात्र 3 घंटे में चल जाता है। फिलहाल 2 डॉक्टरों पर यह टेस्ट किया गया है। इंदौर में अब तक 60,000 से ज़्यादा लोगों की कोरोना की जांच की जा चुकी है, लेकिन मरीजों को उनकी रिपोर्ट का स्टेटस पता नहीं चल पा रहा है। मौजूदा व्यवस्था के तहत यदि किसी मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो थाने से फ़ोन पहुंचता है। प्रशासन की टीम फ़ोन पर परिवार को सूचना दे देती है कि उनके मरीज की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव है, हम जांच के लिए पहुंच रहे हैं। उन्हें रिपोर्ट संबंधी दस्तावेज नहीं दिए जा रहे हैं। यही स्थिति नेगेटिव आने वाले मरीजों की भी है। जिन मरीजों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आती है वे भी परेशान हैं, उन्हें भी इसकी सूचना नहीं मिल पा रही है। इस बारे में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर MP शर्मा का कहना है कि मैन पावर की कमी के कारण इसमें देरी हो रही है। हमने तय किया था कि व्हाट्सएप के माध्यम से मरीजों को रिपोर्ट की सूचना दी जाएगी, ऐसा करने में थोड़ा समय लगेगा। करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी के आरोपी गुटखा कारोबारी किशोर वाधवानी को कोर्ट ने जेल भेजने के आदेश दिए हैं। DGGI ने पूछताछ पूरी होने के बाद सोमवार को वाधवानी को कोर्ट में पेश किया था। DGGI द्वारा आरोपी की और रिमांड नहीं मांगने पर कोर्ट ने उसे जेल भेजने के आदेश दिए। आरोपी वाधवानी को सेंट्रल जेल भेजा गया है। पान मसाले में 233 करोड़ की टैक्स चोरी मिलने के बाद अब DGGI द्वारा सोमवार को सिगरेट बनाने के मामले में भी 105 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी होने का खुलासा किया है। सोमवार को ही दोपहर में आरोपी वाधवानी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसे जेल भेज दिया गया है। आरोपी द्वारा अब तक कुल 338 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी सामने आ चुकी है। सोमवार को DGGI ने खुलासा किया कि वाधवानी की सांवेर रोड स्थित फैक्ट्री में अप्रैल 2019 से मई 2020 तक 105 करोड़ रुपए की GST चोरी की गई है।
टीम ने कुछ दिनों पहले यहां छापामार कार्रवाई की थी, जहां एजेंसियों के अनुसार यहां से 5,000 बॉक्स मिले थे। एक बॉक्स में 12,000 सिगरेट रहती थी। इसकी कीमत 27 करोड़ रुपए आंकी गई। डीजीजीआई ने मामले की गंभीरता को देखते हुए छानबीन के लिए अलग से अफसरों की टीम लगा दी है। यह टीम टैक्स चोरी से आई राशि को जिन कंपनियों में लगाया उनकी जांच कर रही है। अब तक करीब 30 कंपनियां जांच के दायरे में आई हैं, जिसमें से कुछ डमी हैं, कुछ रियल एस्टेट सेक्टर और होटल इंडस्ट्री की हैं। डीजीजीआई द्वारा चलाए गए ऑपरेशन कर्क के तहत मुंबई की एक होटल से वाधवानी को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में संजय माटा, विजय नायर, अशोक डागा और अमित बोथरा पहले गिरफ्तार किए जा चुके हैं। कोर्ट में डीजीजीआई ने यह खुलासा किया था कि वाधवानी के पास दुबई का रेसिडेंस वीज़ा है। टैक्स चोरी की राशि दुबई के होटल में लगाई गई। साथ ही पाकिस्तानी नागरिक संजय माटा के भी लिंक हैं। ऐसे में आशंका है कि टैक्स चोरी का पैसा पाकिस्तान भी भेजा गया। राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी है। रीवा, शहडोल संभागों के कई स्थानों पर भी बारिश हुई। सिंगरौली और सीधी जिले में 5-5 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार आज रीवा, शहडोल संभागों द्वारा छिंदवाड़ा संभागों तथा छिंदवाड़ा, बालाघाट, बैतूल, होशंगाबाद, रायसेन और सीहोर जिले में भारी वर्षा की संभावना है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए तय किए गए दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर नरसिंहपुर जिले में 2,750 लोगों पर 5,41,000 से अधिक अर्थदंड लगाया गया। मंदसौर जिले में कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए 11 जुलाई को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत स्थगित कर दी गई है। आप सुन रहे थे रीना सिंह से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में सोमवार 22 जून का प्रदेश स्तरीय ऑडियो बुलेटिन। मंगलवार 23 जून को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हों तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल इजाज़त लेते हैं। नमस्कार।